तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी एक ऐसा पर्सनालिटी है जो हमारे आज की जनरेशन को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है। स्वामी विवेकानंद और परमहंस के आइडियोलॉजी पे चलने वाले नेताजी कैसे ब्रिटिशों के खिलाफ इतने लड़ाई लड़े, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलना ज्यादा पसंद करते थे। 1947 में जब हमारी देश आजाद हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, और आजादी के बाद एटली जब 1956 में भारत सफर में आए थे तब भारत के गवर्नर फणिभूषण चक्रवर्ती ने एक मीटिंग के दौरान बातों बातों में उनसे पूछा कि आपने जिस कारणों से भारत को आजादी दिया उन कारणों में महात्मा गांधी का योगदान कितना था। एटली ने हंसते हुए जवाब दिया, मिनिमल, यानी कि बहुत ही कम। और ये बात इतना गलत भी नहीं था, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद भी अगर कोई अंग्रेजों की सर पे खतरे का घंटी लेके बजा रहा था तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये बात एटली ने खुद बताया था। 19वीं सदी खत्म होने को आया था। भारत में अंग्रेज पूर्ण हुकूमत चला रहे थे। चारों तरफ ना ही कोई आजादी की बात चल रही थी और ना ही इनकलाब का आवाज उठ रहा था। उसी समय भारत के एक ऐसा वीर पुत्र का जन्म होता है जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से जाने को मजबूर कर देता है। जी हाँ, वो थे हमारे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1931 में गांधी जी से उनकी विचारधाराएं अलग होने के कारण वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, और इसके अलावा शहीद भगत सिंह के फांसी को ना रोकने के लिए सुभाष चंद्र गांधी जी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। गांधी जी और सुभाष चंद्र में यही अंतर था कि गांधी जी आजादी अहिंसा के बल पर मांग रहे थे, लेकिन बोस को तो साम दाम दंड या भेद चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, आजादी तो किसी भी कीमत पे चाहिए थी, और वो भी पूर्ण भारत की आजादी। और इस मामले में तो वो चाणक्य जैसा ही थे। वो दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त मानते थे, और इसी के चलते उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया था। पॉलिटिक्स में काम करते समय बोस देश के हित में बहुत सारे काम किए थे और अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। इसी वजह से उन्हें बहुत बार जेल में भी जाना पड़ा। 1941 में अंग्रेजों ने जब सुभाष चंद्र को 11वीं बार जेल में डाल दिया तब वो उन लोगों के आंखों में धूल झोंक के देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया चले गए थे। अब रशिया में रहकर बोस भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बना रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्ति में शामिल रशिया अंग्रेजों से यानी कि ब्रिटेन से दुश्मनी मोड़ नहीं लेना चाहते थे, और इसीलिए बोस रशिया से निकलकर जर्मनी के हिटलर के पास गए। अब हिटलर को वो अपने मदद के लिए मना लेते हैं और अपना सेना गठन करने में जुट जाते हैं। अंग्रेजों के साथ जो भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हुए जर्मन जेल में बंदी हुए थे, उन सभी को छुड़ा के सुभाष बाबू ने अपने खुद के सेना में शामिल कर लिया। अब जर्मन से वो जापान पहुंचते हैं। जापान के तत्काल प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने सुभाष चंद्र को खुल के सपोर्ट दिखाया, और इसीलिए ही सुभाष चंद्र बोस ने बकायदा अपना एक पूरा विशाल फौज खड़ा कर लिया, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम INA भी बोलते हैं। अब आजाद हिंद फौज और जापानी सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दे रही थी, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। बारिश के मौसम के कारण दोनों सेनाओं की हालत खस्ता हो गई थी, और इस तरफ जापान की हालत द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था, जिस कारण से जापान ने फिलहाल ब्रिटिशों से लड़ने का जो मन था उसे बदल दिया। ये समय हमारे नेताजी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि सिर्फ आजाद हिंद की सेना ब्रिटिशों के सेना से लड़ने के लिए काफी नहीं था। लेकिन हमारे नेताजी हार मानने वालों से नहीं थे। उन्होंने रेडियो में पूरे देश को और देशवासियों को लड़ाई चालू रखने के लिए और आजादी के संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित किया। इन भारतीय क्रांतिकारियों के लिए नेताजी तब हीरो बन चुके थे। नेताजी की इस आह्वान से पहले ब्रिटिश इंडियन नेवी और बाद में ब्रिटिश इंडिया के सारे फोर्सेस में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चल रहा था। फोर्सेस ने वर्कआउट तो कर ही दिया था, उसके ऊपर से नेवी के जहाज में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी लगा दिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन मित्र शक्ति के सामने सरेंडर कर देता है।
और जापान में अमेरिका परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान भी हार जाता है और 15 अगस्त को सरेंडर भी कर देता है, जिसकी वजह से जापान ने अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेती है और नेताजी यहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र सिंगापुर से ताइवान होते हुए टोक्यो जा रहे थे। जैसे ही इनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे से उड़ान भरती है, रास्ते में ही उनका ये विमान दुर्घटना का शिकार हो जाती है और नेताजी की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस दुर्घटना का कोई भी साक्षी अभी तक नहीं मिल पाया। अब 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने ये कहा कि नेताजी की मौत एक प्लेन दुर्घटना से ही हुई है और ये सुन के क्रांतिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस का मौत की रहस्य आज भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। नेताजी की मौत इतनी रहस्यमय तरीके से होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था और रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए बहुत सारी कमेटी बिठाई गई। 1999 में मुखर्जी कमीशन के कई खुफिया जांचों के बाद भी नेताजी के मौत के रहस्य बाहर नहीं आ सका। ऊपर से जापान के द्वारा नेताजी की अस्थि कलश ना सौंपना और यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट ना करने देना, ये भी बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला था। कहा जाता है कि नेताजी रशिया से भूटान के रास्ते भारत में आकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कहीं छुपे थे और उन्होंने एक संत का वेश धारण किया था। बहुत सारे दस्तावेजों में तो यहाँ तक बोला गया है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम यात्रा में नेताजी शामिल हुए थे गुमनामी बाबा के वेश में। अब गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस है, ये पुष्टि किए हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल ने। इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गुमनामी बाबा के हैंडराइटिंग से नेताजी की इंग्लिश और बांग्ला हैंडराइटिंग को मैच करे। 460 हैंडराइटिंग के कॉपीज को परखने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की रहस्य आज भी बहुत ही ज्यादा गहरा है। कहीं ऐसे तथ्य हमसे छुपाई गई है जो नेताजी की मौत की खुलासा कर सकता था। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।